नमस्कार, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र 2024, जहां हम बात करते हैं सीधे चुनाव की। प्रधानमंत्री ने आज एक रोजगार मेले में 51,000 लोगों को सरकारी नौकरी के नियुक्ति पत्र बांटे। लेकिन इस मौके पर प्रधानमंत्री ने जो कहा उसके बहुत बड़े मायने हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि मैं बार बार गारंटी देता हूं कि इसी दशक में भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। लेकिन इसका मतलब क्या है? ये सवाल खुद प्रधानमंत्री ने कहा कि आपके मन में आता होगा कि हम तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे तो हमें क्या हासिल होगा, आप पर यानी देश के आम आदमी पर इसका क्या असर पड़ेगा। इसका जवाब प्रधानमंत्री नहीं दिया। उन्होंने कहा कि जब ग्रोथ होगी, अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो हर सेक्टर में होगी। फार्मा, ऑटोमोबाइल, स्पेस, टूरिज्म, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेक्सटाइल्स वगैरह वगैरह, हर क्षेत्र में तेजी आएगी। तेजी आएगी तो कामगारों की जरूरत पड़ेगी, मतलब अनगिनत रोजगार पैदा होंगे। रोजगार पैदा होंगे तो आमदनी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी तो जीवन स्तर यानी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। यह तो एक बात। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था के इस चक्के को, इस चक्र को, विकास की इस गति को सुरक्षा देनी होगी और ये सुरक्षा आपको करनी होगी। मतलब ये चक्र टूटना नहीं चाहिए, विकास की रफ्तार में ब्रेक नहीं लगना चाहिए। सीधे शब्दों में कहें तो अपने जीवन और अच्छे भविष्य के लिए यह चक्र चलाते रहिए और मोदी सरकार को लाते रहिए। प्रधानमंत्री ने यही कहा। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री ने उत्तर प्रदेश का उदाहरण देते हुए कहा कि योगी ने यूपी की कानून व्यवस्था सुधारी तो प्रदेश निवेश में भी टॉप करने लगा। लेकिन जिन राज्यों में आज भी अपराध का बोलबाला है वो पीछे छूट रहे हैं। मतलब प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि राज्यों में भी सोच समझकर सरकार चुनिए। प्रधानमंत्री के आज के इन दावों पर और विपक्ष के सवालों पर बहस करेंगे आज के कुरुक्षेत्र में। पहले सुनिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप 3 अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा। और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों, माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। गौरव भाटिया जी भारतीय जनता पार्टी से। गौरव जी स्वागत है आपका। अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से हमारे साथ हैं। स्वागत है अनुराग जी आपका भी। राजीव रंजन जी जुड़ चुके हैं हमारे साथ जेडीयू से। राजीव जी आपका बहुत स्वागत है। जल्दी से और मैं डेटा जो प्रधानमंत्री ने दिया आपके सामने रख देता हूं, फिर उस पर हम बहस करेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि हम इस वक्त $4.25 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था है, हम बन जाएंगे $5 ट्रिलियन की अवस्था जल्द और फिर दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी बनेंगे। इसके अलावा उन्होंने कहा हर सेक्टर में हम आगे बढ़ रहे हैं। फार्मा सेक्टर 4.5 लाख करोड़ का है, इसी दशक में 10 लाख करोड़ का हो जाएगा। ऑटोमोबाइल्स, ऑटो कंपोनेंट सेक्टर 12 लाख करोड़ रुपए का है, ये तेजी से आगे बढ़ रहा है। फूड प्रोसेसिंग सेक्टर 26 लाख करोड़ से बढ़कर के अगले 3 साल में 35 लाख करोड़ हो जाएगा। इस सरकार ने 9 साल में 30 लाख करोड़ से ज्यादा केवल और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च किए हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कनेक्टिविटी में, पर्यटन में, हॉस्पिटैलिटी में कितना फर्क पड़ा होगा, कितने रोजगार पैदा हुए होंगे। टूरिज्म सेक्टर का योगदान उन्होंने बताया 20 लाख करोड़ होने वाला है और अकेले टूरिज्म सेक्टर से 13-14 करोड़ लोगों को नए रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा और बहुत सा डेटा उन्होंने दिया। तो मतलब मोटे शब्दों में अनुराग भदौरिया जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं अर्थव्यवस्था बम बम है, हर सेक्टर आगे बढ़ रहा है और आगे और तेजी से बढ़ेगा, इसलिए रोजगार भी पैदा होंगे। बस आपको करना यह है कि ये चक्र विकास का टूटे ना, मतलब मोदी सरकार छूटे ना। देखिए, वो आपको ही पता है, आप भी अच्छी तरह समझ रहे होंगे
कि जो वादा किया था वो तो निभाया नहीं। इन्होंने कहा था प्रत्येक साल 2 करोड़ रोजगार देंगे। मैं ये बोल रहा हूं, आप भी सुन रहे होंगे, तो इसके हिसाब से 18 करोड़ रोजगार मिलना चाहिए था 9 साल में, जो तो मिला नहीं। उस पर ये बोलेंगे भी नहीं। और 2011 में अगर आप जाएंगे तो हमारी तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था थी, देश हमारा तीसरे नंबर पे था अर्थव्यवस्था में। तो क्या हमें तो अब तक नंबर 1 हो जाना चाहिए था? एक बात। दूसरी बात, अब उत्तर प्रदेश में देखिए आजकल बड़ा अच्छी बात है कि उत्तर प्रदेश में पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश में कई यहां समिट हुई, रोज कई बार, कभी 4 लाख करोड़, कभी 3 लाख करोड़, ना जाने कितने लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की बात हुई। धरातल पे क्या है? एक भी धरातल पे है तो बता दीजिए। धरातल पे कहीं है, कहीं इंडस्ट्री लगी आपको दिखी, कहीं आपको चिमनी दिखाई दी, कहीं फोटो हो गई? तो अभी कोई डेटा आया उसमें बताया था कि कौन सी फोटो है। और डिफेंस को प्रॉमिस इन्वेस्टमेंट में यूपी नंबर 1 है। सुनिए, तो मैं आपको वही तो बोला जा रहा हूं कि इन्वेस्टमेंट कहां दिखना चाहिए ना। जैसे डिफेंस कॉरिडोर का इन्वेस्टमेंट है तो कहीं कुछ तो बना होगा डिफेंस कॉरिडोर में, कहीं कुछ तो दिखाई पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? कि पेपर में ही रहेगा, खाली पेपर में रहेगा? हां, पेपर में बना है। ये पेपर के मामले में बहुत बढ़िया काम करती है भारतीय जनता पार्टी, पेपर में सारा काम कर लेती है, धरातल पे नहीं आता है। जिस तरह से लोग जो महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, और जो बेरोजगारी है 8% बेरोजगारी होगी, 8 पे हम चले गए। अगर अर्बन में चले जाएं तो 7.37 है, रूरल में चले जाएं 7.88 है। इसके मतलब बेरोजगारी दर, मतलब ये सारा डेटा हवा हवाई है। प्रधानमंत्री कह रहे हैं अकेले टूरिज्म से 13-14 करोड़ हमें रोजगार मिलेगा। गांव में उन्होंने कहा कि केवल बैंक मित्र 21 लाख हैं, केवल और केवल बैंकों से जुड़े गांव में। हाँ, तो आप मान गए ना, मिलेगा। गांव में है ना सब कुछ। 2014 से गांव में ही चल रहा है। मिल गया है में है कुछ तो बताइए। चलिए, है में क्या है मैं पूछ लेता हूं। गौरव भाटिया जी पूछ रहे हैं, आज भी सब कुछ मिले, गांव में यानी भविष्य में है। कितना रोजगार मिला बताइए? 51,000 नियुक्ति पत्र प्रधानमंत्री ने बांटे। प्रधानमंत्री ने बहुत सारे सेक्टर्स में बताया ग्रोथ होगी, कितना रोजगार सृजन होगा। तो 21 करोड़ भदौरिया जी जानना चाहते हैं, आज का बताइए कितना है? लोगों को रोजगार मिला है? 7 लाख करोड़। भदौरिया जी जवाब दे रहे हैं। गौरव भाटिया जी जरा सुनिएगा प्लीज। करोड़ समथिंग लोगों ने अप्लाई किया, 7 लाख कुछ लोगों को रोजगार मिला। ऑल राइट सर, प्लीज अब जरा सुनिएगा जवाब। चलिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये तो अच्छा ठीक ठीक, बोलिए। धन्यवाद सौरभ जी। सर्वप्रथम तो आपको बधाई कि आप चर्चा रोजगार पे करा रहे हैं, और मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई पार्टी तैयार नहीं है कोई सवाल पूछने पे, कोई पार्टी तैयार नहीं है कि आंकड़े दे अपने समय के। जल्दी बताओ मोदी जी ने क्या किया, मोदी जी ने क्या किया। चलिए पहले यही बात कर लेते हैं, मोदी जी ने क्या किया, उसके बाद इन सब की पोल खोलेंगे। पहला भाग मोदी जी के नाम रखते हैं। सबसे पहले तो देखिए, रोजगार मेला हो रहा है। ये प्रतिबद्धता है प्रधानमंत्री जी की, जिन्होंने कहा था कि जो नौकरी है, अगर कोई पद रिक्त है तो उसको हम भरेंगे। 1 साल के अंदर अंदर 2023 के अंत तक 10 लाख नौकरी देंगे। और 8 रोजगार मेले हुए हैं, करीब करीब 5 लाख नौकरी के नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, जो अपने आप में दर्शाता है कि नरेंद्र मोदी जी ने कहा है तो वो बात पूरी होगी। दूसरा, 2 करोड़ नौकरी का वादा किया था, नहीं, 2 करोड़ रोजगार के अवसर हर साल मिलेंगे। मैं 2 आंकड़े दे रहा हूं, सारे दर्शक बड़े ध्यान से ये सुन रहे हैं और उन्हें बताना आवश्यक भी है। पहला, ईपीएफओ डेटा आता है। ईपीएफओ डेटा बताता है कि कितनी नई नौकरियां लगी, जिसमें जो कंपनी होती है, अगर सरकार है तो वो कंट्रीब्यूशन देती है प्रोविडेंट फंड का। और 2022-23 में 1 करोड़ और 39 लाख ये ईपीएफओ डेटा है। मतलब 1 करोड़ 39 लाख तो ये नौकरी का डेटा है 2022-23 का। तीसरा, रोजगार के अवसर जो हुआ ना सौरभ जी पिछले 9 साल में, अद्भुत। ये कभी हुआ ही नहीं, किसी ने कल्पना नहीं करी, क्योंकि भारत जो है वो एंटरप्रेन्योर, जो स्वरोजगार वाले हैं ना, जिनका सपना है मेहनत से अपनी रोजी रोटी कमाएंगे, उनको 42 करोड़ 91 लाख 41 लाख 843, बिल्कुल नंबर बता रहा हूं, ये लोन दिए हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है, इसमें 68% से ज्यादा, 68% से ज्यादा महिलाएं हैं और 50% से ज्यादा जो SC ST OB समाज से आते हैं, उनको ये लोन मिले हैं। अब आप सोचिए, जब लोन मिलता है
तो वो कोई भी कार्य करे ईमानदारी से तो वो और लोगों को भी रोजगार के अवसर देगा। लेकिन ये मैं वो बता रहा हूं जो लाभार्थी हैं। इसके बाद मेरी आवाज अगर आप तक आ रही है? जी हाँ, बोलिए बोलिए, कंप्लीट भी कीजिए गौरव जी। फोन कट गया था, आवाज आ रही है तो? जी हाँ बोलिए गौरव जी, अगर कहीं से टीवी से सुन पा रहे हो मुझे तो। सौरभ जी, हाँ धन्यवाद। हाँ, तीसरी बड़ी बात, अब मैं उत्तर प्रदेश का भी आपको एक आंकड़ा दे देता हूं। आपको मालूम है 10 साल बसपा और सपा को मिला दें तो 5 लाख सरकारी नौकरी ये दे पाए थे, 5 लाख। अच्छा। और योगी आदित्यनाथ जी ने 2022 में ये आंकड़ा सबके समक्ष रखा कि 5 साल में 5 लाख नौकरी दी हमने। किसने बेहतर किया? योगी आदित्यनाथ जी ने। और उसका असर क्या हुआ? योगी आदित्यनाथ जी को पुनः जो है मुख्यमंत्री चुना लोगों ने। और ये जो सफाई महोत्सव मनाते थे ना दंगों के बाद, मुजफ्फरनगर दंगों के बाद, इनका सुपड़ा साफ हो गया। जी ठीक। मैं एक बात जरूर कहूंगा, आज भारत विश्व में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। इसकी एक वजह है, इसकी ये वजह है कि नरेंद्र मोदी जी के पास भारत के लिए एक दूरदर्शिता वाला प्लान है। हमें ये पता है कि IMF की चीफ जो है सौरभ जी, उन्होंने क्या कहा आपको मालूम है? इंडिया इज द ब्राइट स्पॉट इन द वर्ल्ड। पूरे विश्व में अगर कहीं ऊर्जा है, कहीं पे रोशनी है, जिसका भविष्य मजबूत है तो वो भारत का है। ये IMF चीफ ने कहा। अभी मैं कुछ और आंकड़े आपके समक्ष रखूंगा, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, छाती पीटने से काम नहीं होगा। यहां पे JDU के प्रवक्ता बैठे हैं और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहिए, जब उनकी 5 साल सरकार रही 2012 से 17, कितनी सरकारी नौकरी दी, कितनी नौकरियां उत्पन्न हुई। केवल यादव परिवार को आप रोजगार देंगे तो वो रोजगार देना जनता को नहीं है। और RJD को और JDU को ये बताना चाहिए, तेजस्वी यादव ने कहा था, इनके मैनिफेस्टो में है कि 20 लाख नौकरी हम देंगे और 10 लाख और जो मैनिफेस्टो में पहले 10 लाख का वादा। चलिए जवाब ले लेता हूं, ठीक है, ओके। कितनी नौकरी दी? चलिए राजीव जी से शुरू करते हैं। कि नहीं पूछे? राजीव जी, प्रधानमंत्री के जो दावे थे आंकड़ों के साथ उन्होंने कहा था, वो मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया कि हर सेक्टर में कितनी ग्रोथ हो रही है, अनगिनत जॉब्स उसमें क्रिएट होंगी, नौकरी बढ़ेगी, आमदनी बढ़ेगी, जीवन का स्तर बढ़ेगा। और प्रधानमंत्री ने अंत में कहा कि बस आपको, यानी लोगों को, जनता को इसको सुरक्षा प्रदान करनी है, इसका चक्र टूटना नहीं चाहिए। सरल भाषा में, चुनाव में कहीं ब्रेक ना लग जाए, इस बात का ध्यान रखें। देखिए, ये वायदों और घोषणाओं का हवा महल है। नरेंद्र मोदी जी ने देश में 2014 के चुनाव प्रचार के दौरान जो भी बेरोजगारी को लेकर के वायदे किए, अनुराग भदौरिया ने सही कहा कि 18 करोड़ नौकरियों का जो बैकलॉग है उनके वायदे का, उसका कितना हिस्सा उन्होंने पूरा किया, ये भी उन्हें बता देना चाहिए। पहली बात, जिन नौकरियों के आंकड़े हैं, मैं तो कहूँगा बिहार से सबक लें कि केवल एक शिक्षक भर्ती में 1,70,000 पदों के लिए वहां परीक्षा संपन्न हो चुकी है। लगातार पुलिस बल में नियुक्तियां हो रही हैं, लगातार विश्वविद्यालय में नियुक्ति हो रही है, चाहे वो सबऑर्डिनेट सर्विस कमीशन हो या तमाम तरह के जो भी संस्थान हैं, वहां लगातार नियुक्तियों के अवसर नौजवानों को प्रदान किए जा रहे हैं। और कौशल विकास से लेकर वो तमाम योजनाओं पर सरकार गंभीरतापूर्वक काम कर रही है, जिससे रोजगार और रोजगार के साथ साथ उन्हें नियोजित किया जा सके किसी भी कार्य में, किसी भी कार्य के प्रति उनकी अभिरुचि को देखते हुए वो कार्य उन्हें करने का अवसर मिल सके। इसकी पृष्ठभूमि बिहार में तैयार हो गई। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर इतना सब कुछ बहुत अच्छा है तो 189 देशों की जो तालिका है पर कैपिटा इनकम, अब बार बार 5वीं अर्थव्यवस्था हो चुकी है और तीसरी अर्थव्यवस्था बहुत ज़्यादा जल्दी बनने वाले हैं। लेकिन आप 189 में आप 121वें नंबर पर खड़े हैं। दूसरी तरफ आप हंगर इंडेक्स देख लीजिए, आप 121 देशों की तालिका में आप 107वें नंबर पर खड़े हैं। भूख और बेकारी, ये जो दो आंकड़े हैं, वैश्विक परिदृश्य में भारत कहां खड़ा होता है, इससे आपकी अर्थव्यवस्था के खस्ता हाल होने का
और नौकरियों को लेकर के जो आपके बड़बोले दावे हैं उसका पूरी तरह से पर्दाफाश हो जाएगा। राजीव रंजन जी, ये जो दोनों इंडेक्स अब आपने गिनाए, आपके आपने हंगर इंडेक्स का जिक्र किया और पर कैपिटा इनकम में आपने वर्ल्ड जो तालिका है उसका जिक्र किया। इसमें भारत में बिहार का क्या योगदान है? बिहार कहां खड़ा है उसमें? भारत अगर हंगर इंडेक्स में देखिए, बहुत सबसे ऊपर पहली दिखाई बात तो दे रहा है ये तो उसमें बिहार कहां है? पर कैपिटा इनकम में बिहार कहां है? पर कैपिटा इनकम बिहार का तो तब बेहतर होगा जब आप यहाँ सीडी रेशियो बेहतर कराएंगे। क्रेडिट डिपॉजिट रेशियो आप देख लीजिए, पश्चिम भारत और दक्षिणी भारत में किस तरह से संसाधनों का समान वितरण है कि जितना पैसा बैंकों में लोग जमा करते हैं उससे ज्यादा दक्षिण के राज्य और पश्चिम के कई राज्यों में बैंक वहां निवेश कर रहा है। पंचवर्षीय योजनाओं में आप देख लीजिए, पहली पंचवर्षीय योजना से लेकर के लगातार बिहार के साथ दोयम दर्जे का व्यवहार हुआ। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्पेशल कैटेगरी स्टेटस देने की बात की, वो ठंडे बस्ते में उन्होंने डाल दिया। ठीक है। बिहार को लेकर ये बराबर नीतीश कुमार जी ने कहा, अभी देश के राष्ट्रीय औसत से बेहतर हम लोगों ने राष्ट्रीय मतलब बिहार में जो कुछ भी हुआ उसके लिए वृद्धि दर केंद्र जिम्मेदार है, वो हम लोगों ने वृद्धि दर बिहार की सरकार देखिए, का उसमें कोई योगदान नहीं है। ये स्टैंड हमारा आपके बहस में नहीं है, ये स्टैंड हमने कई ऐतिहासिक तथ्य सामने रखे हैं। चलिए, ये ठीक। उन दिनों भी ये बहस थी जिस समय गुजरात मॉडल को लेकर के, तो हम तो पौराणिक काल के द्वारका का जिक्र हम करते हैं कि वहां कृष्ण को भी सेना बनाने के लिए वहां जाकर धनोपार्जन के लिए वहां जाना पड़ा। तो किसी राज्य को ऐतिहासिक संदर्भों में भी देखिए, जो औपनिवेशिक जिस समय औपनिवेशिक बेड़ियों से देश आजाद हुआ और बिहार को जो कुछ भी विरासत में मिला, वहां से बिहार ने नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में एक बड़ी छलांग लगाई। और ये सवाल नरेंद्र मोदी जी के समय में राजीव ज्यादा जी, मुखर इसलिए हुआ जिनसे कि विरासत स्पेशल में मिला था कैटेगरी उन्हीं के स्टेटस साथ को तो लेकर सरकार चला रहे हैं अब भारतीय आप। जनता पार्टी का बिहार में स्टैंड बिल्कुल साथ था। जिनसे आपको विरासत में जी। बिहार मिला था उन्हीं के साथ तो चला रहे हैं आज सरकार। देखिए, ये मैंने कहा, ये सेंटर वर्सेज स्टेट का सवाल था। चलिए, और ठीक। सरकारें चाहे जिनकी भी रही हों, उन सरकारों से हमने अपनी बात रखी और इस सवाल को लेकर नीतीश कुमार जी ने कभी भी दल को कभी घेरे में या गठबंधन को घेरे में नहीं रखने का काम किया। वो बराबर सवाल सेंटर केंद्र से करते रहे। चलिए, अच्छा, ठीक है। एक बार विजय सरदाना जी को चर्चा में लाना चाहिए। अनेक टापू आपने बनाए और अनेक क्षेत्र बेहद वहां विकास की दृष्टि से पिछड़े राज्य साबित हुए। ठीक है राजीव तो जी, एक बार विजय सरदाना जी कहीं चर्चा में। नरेंद्र मोदी जी को ले विजय जी इकोनॉमिस्ट भी हैं और राजनीतिक विश्लेषक भी हैं। स्वागत है विजय जी आपका। सवाल यह है कि विपक्ष जो प्रधानमंत्री ने कहा उस पर विपक्ष का कहना है ये तो दूर के ढोल सुहावने। आज प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि ये सेक्टर इतने लाख करोड़ का हो जाएगा, ये सेक्टर इतने लाख करोड़ का हो जाएगा, हम दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे। सब कुछ भविष्य में है। पूछ रहे हैं आज बताइए क्या है, आज कितनी नौकरी है, आज क्या है ग्रोथ? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है और मैं हमेशा इस बात को कहता हूं कि हिंदुस्तान की जो सबसे बड़ी चुनौती है वो है रोजगार। और दूसरी तरफ अगर आज आप गाड़ी लेके निकल जाते हैं हिंदुस्तान को घूमने और अलग अलग जगह पे और अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में बात करते हैं, तो आज सबसे बड़ी चिंता की बात ये होती है कि आपको कॉम्पिटेंट ह्यूमन रिसोर्स नहीं मिलता। अब ये गैप है। आपको अगर मान लीजिए आज आप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री को बोलते हैं कि आप रोजगार दीजिए, वो देने को तैयार है। सवाल ये है कि जिस स्किल सेट का उसको आदमी चाहिए वो स्किल सेट बाजार में है या नहीं। बस जस्ट बिकॉज वो आदमी है, उसके दो हाथ पैर हैं, इसीलिए मैं उसको नौकरी दे दूं, ये नहीं चल पाए। क्योंकि बाजार के अंदर कंज्यूमर तो ये पूछेगा ना कि आपका प्रोडक्ट डिफेक्टिव क्यों है, आपका प्रोडक्ट महंगा क्यों है। फिर आप ये बोलेंगे कि जी मेरा आदमी दिन में सिर्फ 2 ही डब्बे बना पाता है, चाइना में 6 बना पाता है। जो प्रोडक्टिविटी है, जो क्वालिटी है, उसके पीछे आदमी, उस आदमी के लिए चाहिए आपको उस स्किल सेट। जी। जब तक हम अपने ह्यूमन रिसोर्स की क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोग सर्टिफिकेट बांटने में बहुत विश्वास करते हैं। एक सेमिनार, मैं ऐसे डिपार्टमेंट देखता हूं जहां 200 लोगों को बुलाया सेमिनार के लिए, 2 घंटे का लेक्चर दे दिया और सबको 200 सर्टिफिकेट उस हॉल में बांट दिए एज ए स्किल्ड ट्रेन्ड मैन पावर।
जब हम खुद ही खानापुरी करेंगे अपने मैन पावर के साथ, क्योंकि डिपार्टमेंट्स को टारगेट है, वो टारगेट के नाम पे कुछ भी सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। हर आदमी सर्टिफिकेट लेके बाजार में आ जाता है, अब कहता है जी नौकरी दे दो। जब उसको इंटरव्यू में बुलाया जाता है उसके पास बेसिक्स भी नहीं होते, फिर उसको रोजगार नहीं मिलता, तो लोग कहते हैं सरकार क्या कर रही है। यह चुनौती बहुत अलग है। सरकार को क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्स के लिए प्लान बनाना पड़ेगा। ठीक है। जो डिपार्टमेंट ह्यूमन रिसोर्स को तैयार करते हैं उनका कंट्रोल कौन कर रहा है? डिग्रियां तो हम बांट रहे हैं, लेकिन क्या वो इंसान आज दुनिया में जो स्किल्स चाहिए, उदाहरण ले लीजिए टूरिज्म का। अभी मैं तमिलनाडु के दौरे पे था, मैं आपको लाइव एग्जांपल देता हूं। मैं 13 जो फेमस तमिलनाडु के मंदिर है, बाई रोड 5 दिन में 1500 किलोमीटर एक एक मंदिर गया, क्योंकि मेरी हॉबी है टूरिज्म एंड फोटोग्राफी। मैं जब वहां गया, इतने सुंदर मंदिर, इतना कुछ वहां हो सकता है, कोई ध्यान नहीं है। मंदिरों का मेंटेनेंस नहीं है। अगर आप मंदिरों का मेंटेनेंस करोगे तो 5-7 लोगों को काम मिल जाएगा। वहां पे आप अच्छे ट्रेन गाइड रखोगे तो 5-7 लोगों को गाइड का काम मिलेगा। विजय जी, क्या आप ये कहना चाहते हैं कि देश के अंदर रोजगार के अवसरों की कमी नहीं है, बल्कि स्किल्ड मैन पावर की कमी है? ऑब्वियसली रोजगार की कमी नहीं है। आज हालत ये है कि लोग नहीं मिल रहे हैं। आप किसी भी एंटरप्रेन्योर से पूछिए, वो एक ही बात कहता है, विजय जी अच्छा आदमी दिला दो। आदमी है, लेकिन वो बार बार क्या बोलता है? अच्छा आदमी दिला दो। अब समस्या ये है कि अच्छा आदमी कहां से आएगा? डिग्री सबके पास है, लेकिन वो डिग्री वाला अच्छा आदमी नहीं है। समस्या ये हो गई है। तो प्रॉब्लम ये है कि जब तक हम क्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे, हम एक्सीलेंस पे ध्यान नहीं देंगे, हम लोगों की संख्या बढ़ाते रहेंगे लेकिन रोजगार नहीं मिलेगा। अब चलिए, अब जो आपने समस्या बताई है, आप कह रहे हैं ना रोजगार के अवसर कम है, हमारे पास ना मैन पावर की कमी है। दिक्कत इस बात की है कि उस मैन पावर के पास वो स्किल हो जो इंडस्ट्री उसका इस्तेमाल कर सके, और वो नहीं हो पा रहा। इस किस्म से एक किस्म का मिसमैच है। अब इसका क्या इलाज है? इसके लिए क्या किया जा सकता है और क्या कर रही है सरकार? और आपका जो डायग्नोसिस है ये इस समस्या का, विजय सरदाना जी, इससे हमारे बाकी तीनों मेहमान कितना सहमत है ये भी मैं उनसे पूछूंगा। एक छोटा सा ब्रेक ले लें, उसके बाद लौटते हैं। आप देख रहे हैं कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र में बात हो रही है अर्थव्यवस्था की, अर्थव्यवस्था की रफ्तार की, रोजगार के सृजन की, नौकरियों के मौकों की। और इसमें विजय सरदाना जी ने हमें एक नया पर्सपेक्टिव दिया। उन्होंने कहा ना रोजगार की कमी है, ना इंसान की कमी है जिसे नौकरी चाहिए, लेकिन उस व्यक्ति के पास वो पर्याप्त स्किल सेट नहीं है कि उसको कोई व्यक्ति काम दे सके। चाहे वो इंडस्ट्री का आदमी हो, वो भी चाहता है कि उसके पास काम है, वो देना चाहता है, लेकिन उसको वैसा तैयार आदमी मिलता नहीं है। तो ये इस गैप की भरपाई कैसे हो? और जो बातें उन्होंने कही, इससे हमारे पैनलिस्ट और सहमत हैं या नहीं? पहले अनुराग भदौरिया जी, एक निष्पक्ष बात अनुराग जी, इसमें कोई पॉलिटिकल पॉइंट नहीं, जो बात वो कह रहे हैं आप सहमत हैं क्या उनसे? मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं। ये बात हमने हमेशा भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सामने उठाई है कि क्या आप क्वालिटी स्किल डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं या खाना पूर्ति कर रहे हैं, या आप इस पे काम नहीं करना चाहते? तो चूंकि उस पे तो उन्हें काम करना ही नहीं है। स्किल डेवलपमेंट कर देंगे, स्किल्ड कर देंगे, तो फिर उनकी जो राजनीति है, वो वाली राजनीति आप समझ रहे हैं कौन सी राजनीति? लड़ाने वाली राजनीति। फिर उनकी राजनीति कैसे चलेगी? उनको तो स्किल्ड करना ही नहीं है। उनको तो जो राजनीति में माहिर हैं वो राजनीति करेंगे, उसी राजनीति में उनको सत्ता मिलनी है। इसलिए वो एजुकेटेड कैसे कर देंगे, एजुकेशन को बढ़ावा कैसे दे देंगे? इसलिए वो सही कह रहे हैं बिल्कुल, क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स बनाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, जो सरकार अपनी जिम्मेदारी से भाग रही है। तभी तो आप रोजगार दे पाओगे। रोजगार देने के लिए आप रोजगार अवसर की बात करते हो। एक मिनट, आप रोजगार देने के अवसर की, पहले कहते थे हम रोजगार देंगे 2 करोड़, अब वो 2 करोड़ रोजगार तो दे नहीं पाए। अब पता क्या उन्होंने शब्द बदल दिया, हम रोजगार के अवसर देंगे। अवसर कहां से दे दोगे जब आपको रोजगार के अवसर के लिए आपने उनको तैयारी नहीं किया है? तो अवसर कहां से दे दोगे? अवसर देने के लिए उनको आप उनको टेक्निकली आप अच्छी, जरा एक बार जवाब ले लें, एक बार जो आपने कहा और जो विजय सरदाना जी ने कहा। जी ठीक, गौरव भाटिया जी, नहीं एक बार सुन लीजिए ना। मैं आ जाता हूं दोबारा, अभी दूसरे राउंड में भी आ जाऊंगा। मैं एक ओपिनियन ले रहा था, आप सहमत हैं उनकी जो बात उन्होंने बताई? ज्यादा नहीं, 1 सेकंड लूंगा, 1 सेकंड लूंगा, ज्यादा लूंगा नहीं। बोलिए। 1 सेकंड लूंगा, 1 सेकंड। अब जो राजीव जी ने बात कही है वो बहुत बड़ी बात है और डिबेट वहीं खत्म हो जाती है
कि जब पर कैपिटल इनकम में हम देश के वर्ल्ड में 121वें नंबर पे खड़े हैं, तो फिर क्या है जब हंगर स्ट्राइक डाटा में हम 107 नंबर पे खड़े हैं 121 में, तो क्या हमारे देश के अंदर में हालत क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, लास्ट 2011 में, फिर रिपीट कर रहा हूं, 2011 में हम वर्ल्ड की तीसरे नंबर की इकोनॉमी थे। अब कहां हैं हम? अच्छा तो चलिए ये एक जो सेकंड, चीजों गौरव को भाटिया जी, भारतीय जनता पार्टी जितना ओके, कहती है, अच्छा वो अनुराग जी, करती ओके, अब जरा जवाब गौरव जी। देखिए, मैं दोनों की बातों का उत्तर क्रमवार तरीके से दूंगा। और सौरभ जी, एक आपसे मेरी जो है विनती भी है, आपने दो विपक्षी दलों के प्रवक्ताओं को बुलाया है, आरोप भाजपा पे लगा रहे हैं। ये उचित ही है कि आप जब एक से बुलवाएं तो उसके बाद मेरे पास आए, आंकड़ों से मैं दर्शकों को बताना चाहूंगा तथ्य क्या है। ये लोग तो बताएंगे नहीं। मैंने देखिए पहले समाजवादी पार्टी का बताया, बसपा और सपा दोनों की सरकारों में जितनी सरकारी नौकरी ये नहीं दे पाए थे 10 साल में, 5 साल से कम समय में योगी आदित्यनाथ जी ने दी है। इसका कोई खंडन नहीं आया, ना अपने आंकड़े बताए। दूसरी बात, डिबेट तो यही खत्म हो जाती है कि हम तो बता रहे 5 लाख, उत्तर प्रदेश की मैं बात कर रहा हूं क्योंकि सपा का जवाब दे रहा हूं, तो हमने 5 लाख सरकारी नौकरियां दी थी 5 साल में, तभी हमारी सरकार दोबारा आई जनता की सेवा करने के लिए। और इनके यहां देखिए, मुलायम सिंह यादव जी एक, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री, शिवपाल यादव वो खुद प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद राम गोपाल यादव, अक्षय यादव और तेज प्रताप यादव और कितने यादव उन्हीं को ये रोजगार दे रहे थे। और ये भी बात सत्य है कि जब सरकार चली गई तो सिपाही महोत्सव नहीं हुआ, क्योंकि सरकारी खजाने को लूट के ही सिपाही महोत्सव होता था। अब मैं बात करता हूं आरजेडी और जेडीयू की। मैंने ये पूछा कि तेजस्वी यादव ने बयान दिया था कि 20 लाख जो है हम नौकरियां देंगे, और यही बात नीतीश कुमार जी ने इंडिपेंडेंस डे पे कही, स्वतंत्रता दिवस पे। मैं पूछना चाहता हूं क्या हुआ 20 लाख नौकरियों का? बताएंगे नहीं। और सबसे बड़ी बात है, इन्होंने कहा पर कैपिटा इनकम इतनी पीछे है, इनको ये भी नहीं पता है जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 76,000 रुपए प्रति व्यक्ति हमारी पर कैपिटा इनकम थी, 9 साल में दुगनी हो गई, 1,55,000 रुपए हो गई प्रति व्यक्ति, दुगनी। अब ये आंकड़ा ये नहीं बताएंगे, कहां छोड़ के गए थे भ्रष्टाचारी, और नरेंद्र मोदी जी अपनी ईमानदारी से देश को कहां पहुंचा दिया। दूसरी बात, हंगर इंडेक्स की करते हैं, तो मैं इन्हें एक आंकड़ा दूंगा और मैं उम्मीद करूंगा बात पूरी करने देंगे। देखिए, बहुत अहम है कि हंगर इंडेक्स, ये उस पर विश्वास करते हैं जिसमें हम पाकिस्तान के पीछे हैं। पाकिस्तान वो जहां आटे के लिए लड़ाइयां हो जाती हैं, कपड़े फाड़े जाते हैं, और साथ में बांग्लादेश। अरे भारत वो है जो अन्न दे देता है। 80 करोड़ भारतीयों को कोविड के संकट में 2.5 साल तक हमने अन्न मुफ्त में दिया, ये हमारी उपलब्धि है। और ये इंडेक्स है, ये बताने दीजिएगा, बीच में मत टोकिएगा। इकोनॉमी पहले 10वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी थी, 5वीं हो गई 9.5 साल में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2013 में 134 रैंक था, 63 हो गया। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 67 रैंक था, आज 42 हो गया। जीडीपी हमारी 1.88 ट्रिलियन थी, ये 3.7 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स हो गई। वर्ल्ड मोस्ट क्रिमिनल इंडेक्स में 99 था पहले भारत, अब 77 हो गया। वर्ल्ड कंपेटिटिव इंडेक्स में 60वां था, अब 37 हो गया। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में 10वें नंबर पे था, 3रे नंबर पे हो गया। और मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग में ये हमारा 2nd नंबर पे थे, 1st हो गए, 21 करोड़ मोबाइल हैंडसेट बना दिए हैं। इसके अलावा और भी आंकड़े, इन इंडेक्स की कोई बात नहीं करेगा सौरभ जी। क्यों? क्योंकि भारत चमक रहा है, पूरे विश्व में डंका बज रहा है, तो इनकी दर्द हो रहा है, छाती पीट रहे हैं। इंडेक्स की बात राजीव जी ने की थी, नहीं देंगे पूरे कार्यक्रम में। मैं चुनौती दे रहा हूं, सपा बता दे कितनी नौकरियां दी हैं, और जेडीयू आरजेडी भी बता दे, नहीं बताएंगे। चलिए ठीक है, पहले तो इंडेक्स की आपने 2 इंडेक्स गिनाई थी, इन्होंने बहुत सारी इंडेक्स गिना दी। राजीव जी देखिए, अब इंडेक्स में रैंक इंडिया का क्या है, सवाल हमारा ये है, और उस पर उनका जवाब बेहद बचकाना है। पहली बात तो ये है कि जिस देश में आप पर कैपिटा इनकम दुगुनी करने की बात करते हैं ना, तो आपको परचेज पैरिटी भी देखना चाहिए। और दुनिया के उन मुल्कों से आपके पर कैपिटा इनकम के लिए केवल एक वानगी है अमेरिका की, जो आपसे 32 गुना ज़्यादा वहाँ की प्रति व्यक्ति आय है।
तो इसीलिए बहुत Economics मुंगेरी नहीं लाल आती के था हसीन सपने देश को मत ये तो दिखाइए। और कोई कह भी नहीं रहा ना, बिहार में लेकिन एक नौकरियों बार के सवाल पर तो मैंने कहा, मेरा केवल इतना कहना है राजीव जी, ये तो कोई नहीं कह रहा कि हम पूरी अमेरिका बात बनने सुनिए वाले ना। हैं। उत्तर दे दो। ये तो कोई भी नहीं कह रहा कि हम अमेरिका बनने नहीं, वाले नहीं, हैं जल्द। अब आपने कितने धैर्य के साथ सौरभ जी सुन लिया है उनको, तो मुझे जवाब देने दीजिए ना। बोलिए। मैं आपके शब्द तो नहीं बोलूंगा ना, गौरव भाटिया के शब्द बोलूंगा। लोकतंत्र यही है और प्रतिपक्ष को अपनी बात रखने का अधिकार है। हम उसकी व्याख्या कैसे करेंगे ये हमारा विशेषाधिकार है। मैं आपके मैं अधिकार ये का हनन मानता कहां हूं कर रहा हूं, मुझे ये कि समझ में पर्चे नहीं आया। जब बिल्कुल मैंने ऐसा आपको नहीं कहा जी। मैंने जो कहा उसको बोलिए बोलिए आप। इसमें काफी समय निकल जाएगा सौरभ जी, और आपका एक एक मिनट काफी प्रेसियस है। मैं चाहता हूं आपके समय सीमा में रह करके मैं अपनी बात रख दूं। बोलिए। बिहार में नौकरियों के लिए तो मैंने केवल एक मांगी दी और 5 लाख से ज्यादा नौकरियां दी गई हैं, जिसमें अकेले 1,72,000 नौकरियों के लिए अभी परीक्षा संपन्न हुआ है। दूसरी बात, जो नौकरियों को लेकर के नीतीश कुमार जी का या तेजस्वी जी का वायदा है, उस वायदे के लिए 2025 के विधानसभा का कार्यकाल है। नरेंद्र मोदी जी की तरह कुछ महीनों के बाद देश के चुनाव नहीं होने वाले हैं, जिसमें उनसे जनता हिसाब पूछेगी कि 20 करोड़ नौकरियों का हिसाब तब लोग पूछेंगे, और उसमें वो कहां खड़े होते हैं। और हमने जो 20 लाख नौकरी और नियोजन की बात कही, उसमें हम कहां खड़े होंगे, उसके तुलनात्मक आंकड़े भी हम लोग दे देंगे। सवाल यह है कि आप ऐसे बड़बोले वायदे करते क्यों हैं जिसकी जमीन आप तैयार करने में असफल होते हैं। अभी मैं विजय सरदाना जी की बात सुन रहा था, बहुत ही अहम बातें उन्होंने कही, और निसंदेह आप स्किल मैपिंग नहीं कराएंगे, आप किसके अंदर क्या हुनर है उसकी पहचान नहीं कराएंगे, उसकी अभिरुचि समझ करके उसको उस ट्रेड में आप प्रशिक्षित करेंगे, और निसंदेह रोजगार के अवसर के सृजन के लिए केवल राजनीतिक वायदों के लिए नहीं, जी, एक इच्छा शक्ति की जरूरत है जो आपके पास नहीं है। अब आप राजीव जी, मैं हर एक चीज प्रश्न को- आपसे आप पूछना चंद्रयान चाहता को हूं चुनाव में कि बुलाना मैं आपसे चाहते हैं। इसलिए पूछ रहा हूं आप क्योंकि पुलवामा की शहादत को चुनाव आपकी में पार्टी बुलाना चाहते हैं। एक राज्य में सत्ता में। तो आप बेरोजगारी जैसे सवाल तो आपके लिए केवल लोगों के आंसू पोंछने राजीव जी के तौर पर मेरा नहीं कहना आप यह कर है रहे कि हैं। क्या आप केवल ये ठीक है, लोगों को केंद्र सपने सरकार ने दिखाते जो वादा रहते हैं। किया या प्रधानमंत्री ने कहा साल में 2 करोड़ रोजगार या 2 करोड़ रोजगार के अवसर, ये उनका दावा था, और वो तो कहते हैं कि वो पूरा भी हुआ है। लेकिन क्या ये जिम्मेदारी केवल केंद्र की है, राज्यों की नहीं है? नहीं, अभी कहां पूरा हुआ? आप मुझे साबित कर दीजिए ना। नहीं, मैं कह रहा हूं कि आप 20 क्या करोड़ राज्यों नौकरियों का के स्तर हिसाब पर दे ये दीजिए। काम हो रहा है? दे दूं, अभी सवाल। आपने मुझे जो गिनाया, आपने मुझे मैंने कहा तो अपने सरकारी राज्य नौकरी का- हम दे रहे हैं, आपको 5 लाख अपने नौकरी राज्य दे की दिया। जानकारी दे दी। आपने कहा कि टीचर भर्ती भी हम लोग कर, सुन तो ले मेरी बात, एक सेकंड सुन लीजिए। ये सरकारी नौकरी की बात होगी। इस पैनल में जितने लोग बैठे हैं, कोई भी इस बात से असहमत नहीं होगा कि सरकारी नौकरी से केवल हमारे देश में रोजगार की पूर्ति नहीं हो सकती। ना आप ना इतनी नौकरियां हैं, ना आप दे सकते हैं। इसमें यही सच्चाई है और हर व्यक्ति इसको मानता है। तो रोजगार पैदा करने के लिए राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? बिहार फॉर एग्जांपल क्या कर रहा है? ठीक है, अब मेरा जवाब ले लीजिए। हमारे यहाँ बियाडा के कई जो इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उसके जरिए हम निवेशकों को बुला रहे हैं। हमारी ओर से लगातार कोशिश है कि इंडस्ट्रीज का जाल बिहार में बिछ सके। जो बिहार में जिन उद्यमों को ज़्यादा विकसित किया जा सकता है और जो स्टार्टअप्स के जरिए रोजगार क्रिएट किए जा सकते हैं, उन सब की रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। लेकिन मैंने जो कहा, किसी देश में अगर जिन राज्यों का समुचित विकास नहीं हुआ, ये बार बार ये सवाल है कि जिन्हें ये समस्याएं विरासत में मिली, उन राज्यों के लिए आपको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस की बात अगर मैंने कही तो वो उससे आपको टैक्स हॉलीडेज मिलेंगे। आप इंडस्ट्रीज लगाने के लिए जिनको बुलाएंगे उनको अपने उदार नीतियों का लाभ आप दे पाएंगे। बैंकों के ऋण आसानी से उनको मिल पाएंगे। एक बात का उत्तर और दे दीजिए, फिर गौरव जी आपकी बात का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा यूपी तो आगे बढ़ गया। अब अगर यूपी आगे बढ़ पा रहा है तो बिहार को कौन रोक रहा है? यूपी बिहार आज भी सिनोनिमस, आप नाम में किसी से लेते हैं तो यूपी बिहार एक साथ निकलता है, लेकिन आज यूपी की छवि अलग बन रही है। आपसे ही मैं पूछ रहा हूं राजीव जी, फिर उत्तर लेता हूं। देखिए, बिहार को लेकर के मैं तो बस इतना कहना चाहूंगा, बिहार एक उभरती हुई ताकत है और इसका एहसास आपको 2025 के बाद मिलने लगेगा। जो जमीनी तौर पर हमारी रणनीति है, जो हम नीतिगत बड़े निर्णय ले चुके हैं, जो हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी है,
उस पॉलिसी जैसा उदार इंडस्ट्रियल पॉलिसी इस देश में किसी भी राज्य में नहीं है। उसका लाभ निसंदेह मिलेगा। मैं चाहता हूं केंद्र उदारता के साथ बिहार के उन अपेक्षाओं को भी एड्रेस करे चलिए, ठीक है। जिससे इस रफ्तार को बढ़ाया जा सके। और ये सियासत का आपने मसला बार नहीं बार है। कहा कि बिहार एक के जो देश हालात की हैं जीडीपी में उस वो आबादी के अनुरूप केंद्र की उदासीनता की वजह से हैं। जी, देश ठीक की है। आबादी में 2025 में नया जीडीपी के बिहार अनुरूप दिखेगा। योगदान सुनिश्चित करने के लिए आपको उन राज्यों में एक बार गौरव भाटिया इसका जवाब दें। विजय जी, फिर मैं आता हूं आपके पास। अलग अलग तरह की रणनीति का फैसला करना होगा। गौरव जी, यूपी में क्या कर रहा है जो और राज्य नहीं कर रहे, जिनको हम पिछड़े हुए राज्य कहते थे? देखिए, मैं तथ्यों के साथ और बताता हूं कैसे। देखिए, जनता को गलत तथ्य भी परोसे जाते हैं और झूठ भी बोला जाता है। इन्होंने सबसे पहले ये कह दिया कि मैंने जब बताया पर कैपिटा इनकम दुगनी हो गई, इन्होंने कहा परचेजिंग पावर पैरिटी नाम की भी एक चीज है। आपको मालूम है सौरभ जी, परचेजिंग पावर पैरिटी तुलना करती है दो करेंसीज की, आप किस भाव पे क्या चीज कहां खरीद सकते हैं, और एडजस्ट कर देती है। मुझे ऐसा लगता है राजीव जी को ज्यादा इकोनॉमिक समझ नहीं है, इसलिए ऐसी बात करी। क्योंकि जब 76,000 थी तब भी परचेजिंग पावर पैरिटी थी, है क्या और जब बदतमीजी की बात करने की? 1,55,000 हो गई पर व्यक्ति आपको आए। कितना ज्ञान है? आप मुझसे बात करिए ना, 1 to 1 बात करिए। राजीव जी, अजय, राजीव शांत जी, करा राजीव जी, दीजिए। राजीव जी, सौरभ जी, मुझे राजीव ज्ञान जी, है, प्लीज नहीं ऐसे है, नहीं। दर्शकों को ज्ञान है। राजीव जी, ऐसे नहीं। आवाज दीजिए राजीव जी की। होता क्या है, जब हम तथ्य बताते हैं तो दूसरों को ज्ञानी परचेजिंग पावर बनाकर राजीव जी, प्लीज, राजीव जी। करते रहिए। जी, ठीक। नहीं, उनको बोलिए इस तरह के पर्सनल कमेंट नहीं करें। तो मैंने राजीव, अपनी एक बात सेकंड, परचेजिंग राजीव जी, आपने भी इनको कहा था कि इनका जवाब कितना बचकाना है। का ज्ञान है, मैं इनको ज्ञान बता दूंगा। अभी आपने कहा था ना इनका जवाब बचकाना है। आपने बोला वो था नहीं इनके याद लिए। रहेगा, वो याददाश्त चली गई थी। बोला था आपने भी ना। बिल्कुल, इनका बयान बचकाना था, लेकिन तो वो पर्सनल नहीं है। पैरिटी को मैं आपको नहीं, एक्सप्लेन वो क्या वो कमेंट पर्सनल नहीं था राजीव जी? आप उनके बचाव में इस कदर मत आइए। चलिए सौरभ जी, इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता राजीव जी, आप क्या देख बोलते हैं मेरे बारे में। धन्यवाद। आप अगर किसी को कुछ कहते हैं तो थोड़ा सुनने का भी मादा रखना चाहिए। रोज आप लोग यहाँ कोई स्कूल मास्टर की तरह मैं एक को रोकूं दूसरे को रोकूं, ऐसा नहीं होता ना। आप लोग रोज डिबेट करते हैं कि मुझे इकोनॉमिक्स की जानकारी नहीं है। अरे आप उनको कह रहे हैं बच्चा, उनका आप कह रहे हैं इनका जवाब बचकाना है, और इतना नहीं आप सुन पा रहे हैं कि वो कह रहे हैं आपको कि इकोनॉमिक्स की समझ नहीं है। उनकी बात आपको कैसे अच्छी लग रही है? अरे भाई, अच्छी बुरी का सवाल नहीं है। आपने उनको कुछ कहा तो वो आपको कुछ कह रहे हैं पलट करके। समय नष्ट कर रहे हैं सौरभ जी। फिर इतना आपको बचाव क्यों करना पड़ रहा है? मैं बचाव नहीं, अपना समय बचा रहा हूं, क्योंकि आप बीच में बार बार बोल रहे थे। मैं इसीलिए अपना समय बचा रहा हूं कि इस मुद्दे से हटिए। नहीं, जैसे चलाना है चलाइए। जी, ठीक है, बोलिए गौरव जी। ठीक है। दूसरी बात, मैंने सवाल पूछा था कि 20 लाख नौकरी दी जाएंगी, ये बात कही है नीतीश कुमार जी ने। इस पे कोई उत्तर नहीं दिया, आंकड़े नहीं बोला दिए। इन्होंने 5 लाख दे दिया है। जो विजय जी ने कहा स्किल्ड 20 लाख देनी थी, 5 लाख दिया है, तो आंकड़ा सोर्स बता दें। किस सरकारी वेबसाइट पे मैं ढूंढ सकता हूं? मैं तो बड़ा खोजी प्रवक्ता हूं, अभी ढूंढ भी 20 लूंगा। करोड़ का आंकड़ा पहले अभी बता दे जब मेरी बात खत्म हो जाए। 20 करोड़ के आंकड़े आप समझा दीजिए। मैं 5 लाख राजीव जी, शांत कराइए सौरभ जी। ये अपनी बात कह ले, मैं आपके पास आ जाऊं। 1,70,000 मैं आपके पास आ जाऊंगा राजीव जी, प्लीज। 3,30,000 के बाकी आंकड़े भी मैं आपको मैं आऊंगा आपके पास। जी, सुनिए गौरव जी, प्लीज आप भी थोड़ा शॉर्ट पे कीजिएगा। तीसरी बड़ी बात, देखिए विजय जी ने एक अच्छी बात कही। उन्होंने कहा कि हर एम्प्लॉयर चाहता है कि हमें एक योग्य व्यक्ति मिले, स्किल्ड लेबर मिले। तो मैं ये आंकड़ा भी रख दूंगा कि 250 ऐसे रोल हैं, अलग अलग सर्विसेज हैं 37 सेक्टर में, जहां 5.5 करोड़ जो हमारे भारतीय नागरिक हैं उनको ट्रेन किया गया है, जो हमारी स्किल्ड फोर्स है उसमें। तीसरी बड़ी बात, मैं आपको एक तुलना और करा दूं। स्टार्टअप 2014 में साल में 300 थे, अब आपको पिछले 9 सालों में करीब 8500 हर साल न्यू स्टार्टअप्स आ रहे हैं। 80,000 के करीब स्टार्टअप्स आए हैं 9 साल में। ये भी तो नौकरियां ही देंगे ना। और बड़े आंकड़े कुछ दे दूं, गति शक्ति में भारत की सरकार ने कहा है 100 लाख करोड़ रुपए का हम निवेश करेंगे, इससे भी नौकरियां उत्पन्न हो रही हैं। और पार्लियामेंट में एक रिप्लाई है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो होता है जिससे नौकरियां उत्पन्न होती हैं, 10 लाख करोड़ रुपए का ये इन्वेस्टमेंट होगा। ये 33% ज्यादा है पिछले साल की तुलना में। और एक बात मैं और कहूंगा, बिहार में अगर नौकरी मांगोगे
तो सौरभ जी लाठी भाजी जाती है। ये जो शिक्षक परीक्षा की बात है ना, आपका चैनल दिखा रहा था रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म में जो परीक्षार्थी थे वो लेटे हुए हैं क्योंकि वहां व्यवस्था तक नहीं थी। और ये भी सच्चाई है कि गोली मार दी जाती है, जंगल राज है बिहार में। अगर आप प्रदर्शन करते हैं, भाजपा का कार्यकर्ता लीडर मारा गया, चलिए ठीक है, राजीव जी जवाब दीजिए सर, मेरे पास समय कम है, पत्रकार को दिन दहाड़े गोली मार दी गई, ये नौकरी उत्पन्न करेंगे। ये जंगल राज का जाल बुन रहे हैं वहां पे, नौकरियों का नहीं। नौकरियों के लिए जहां भी इंटरव्यूज होते हैं, जहां भी रिटन एग्जाम्स होते हैं, उन्हें कहां राज्य सरकार अपनी ओर से इंतजामात उपलब्ध कराती है, उनके लिए बाकायदा होटल्स के कमरे उपलब्ध कराए जाते हैं, कहां गेस्ट हाउसेज इस्तेमाल कराए जाते हैं। जरा गौरव भाटिया अपने राज्यों की तस्वीर भी बताइए। क्यों? अरे जवाब मेरे देने का समय आपका नहीं है। चलिए बिहारियों में गौरव जी आप भी सुनिए जरा, पूरा हुआ। गौरव जी सुनिए, आप भी सुनिए। ये काम सौरभ जी को करने दीजिए। सुनिए गौरव भाटिया जी, प्लीज अब सुनिएगा प्लीज। अरे अभी तो आप चिल्ला रहे थे बीच में। अच्छा हो गया मेरे ख्याल से पूरा, ठीक है बिल्कुल सुनूंगा, बोलिए लेकिन राजीव आइंदा जी। से चिल्लाए ना। ओके राजीव जी। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि इस देश में नौकरियों के लिए जो भी अलग अलग हिस्सों में जो जाते हैं, उनके लिए कहाँ राज्य सरकारें वहाँ रेड कारपेट वेलकम का इस्तेमाल करती हैं, उनके लिए होटल्स और गेस्ट हाउसेस दिए जाते हैं। क्या गुजरात उत्तर प्रदेश की सरकार करती है? नौकरियां बेहद अहम हैं और जो लोग भी तैयारी करके आए वो तैयारियों में शामिल हों, ये उनसे अपेक्षा की जाती है कि जो प्रश्न पत्र उनको दिए गए उस पर वो बेहतर तरीके से जवाब दे पाए। ठीक, विजय सरदाना साहब, फाइनल कमेंट आपका। बार बार हमारे देश में इस बात पर पॉलिटिकल बहस होती है कि हर साल 2 करोड़ रोजगारों का वादा था, क्या हुआ उसका? अब तक तो 18 करोड़ रोजगार जो है देश को मिल जाने चाहिए थे। क्या है इसकी रियलिटी? क्या कहां से आएगा वो डेटा जिस पर हर कोई यकीन कर सके? आपको डेटा नहीं चाहिए, आपको बेंचमार्किंग चाहिए। अगर आपके यहां पे कपड़ा बनता है तो आपको ये सोचना होगा कि दुनिया में जो वो एक दिन में कितना कपड़ा बनाता है। अगर आप वहां पे खिलौने बनाते हैं तो एक दिन में वो आदमी कितने खिलौने बनाता है और उसमें कितने डिफेक्टिव बनाता है। जब तक आप बेंचमार्किंग नहीं करेंगे, आप अपने घर में हमने रेल टिकट दे दिया, होटल दे दिया, खाना दे दिया, इससे दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। इसके लिए मैं रोजगार नहीं देने वाला हूं। सवाल इस बात का है कि अगर मुझे चाइना से कॉम्पीट करना है, मुझे यूरोप के साथ कॉम्पीट करना है, दुनिया में खड़ा होना है, तो मेरी बेंचमार्किंग बेस्ट ऑफ द मैन पावर होनी चाहिए। अगर चाइना का इंसान एक काम कर सकता है 1 घंटे में कितना, हमारा आदमी क्यों नहीं कर सकता? अगर वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी क्या न्यूट्रिशन की कमी है, क्या उसकी स्किल की कमी है, क्या उसकी लिटरेसी की कमी है? उन पे ध्यान दीजिए। रेलगाड़ी का टिकट दे दिया, खाने का इंतजाम कर दिया, ये स्किल डेवलपमेंट नहीं है, ये नेतागिरी है, ये इलेक्शन पॉलिटिक्स का हिस्सा है। कहने का मतलब ये है कि आपके जब पैरामीटर ही सही नहीं होंगे, आप सुधार क्या करेंगे? सही। आप गलत पैरामीटर लेके आगे बढ़ते हैं, बेंचमार्किंग आप करते नहीं। विद इन इंडिया अगर मैं आपसे ये कहूं कि एक राज्य का दूसरे राज्य से बेंचमार्किंग कर लीजिए कि कहां का मैनेजर, कहां का वर्कर ज्यादा आउटपुट देता है, कब हड़ताल करता है, जहां पे डिसिप्लिन है, वो है स्किल डेवलपमेंट। नहीं, बहुत विजय जी, मुझे लगता है आपने सारी बहस को बहुत पर्सपेक्टिव दिया है सर। बहुत शुक्रिया। आज मेरे पास वक्त इतना ही था। विजय सरदाना जी, गौरव भाटिया जी, अनुराग जी, राजीव रंजन जी, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ कुरुक्षेत्र में।